नमस्कार। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 संपन्न हो चुकी है और इसके साथ जो भी कैंडिडेट इस बार एग्जाम में अपीयर हुए हैं उनके मन मस्तिष्क में एक ही प्रश्न चल रहा होगा कि आगे के पड़ाव के लिए उन्हें मौका मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। ऐसे में आप सभी कैंडिडेट को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरी मनोकामना है, इच्छा है कि आप सभी लोग जिस उत्साह के साथ इस एग्ज़ाम में लगे हुए थे आपको उसी अनुरूप परिणाम भी मिले और मुख्य परीक्षा की तैयारी के दौरान हम लोग मिलजुल कर आगे की रणनीति पर विचार करें और एग्ज़ाम को क्रैक करने की हर संभव कोशिश जो हो सकती है वो हम लोग यहाँ पर करें। अब इसी क्रम में आज हम एक ट्रेंड एनालिसिस करने जा रहे हैं जो इस बार का पेपर आया हुआ है। खासकर मैं पॉलिटी सेगमेंट के जो पार्ट हैं उस पर डिस्कस करूँगा और इसका मकसद ये है कि जिन लोगों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है नो डाउट वो तो अपने आंसर को चेक करेंगे ही है कि वहाँ पर उनके आंसर सही गलत क्या हैं, किस रूप में हैं, और साथ ही साथ सबसे जरूरी उन लोगों के लिए है जिन्हें अगले वर्ष एग्जाम देना है, तो उन्हें कम से कम ये मालूम हो कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इस बार क्या रहा है, आखिर नेचर ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कैसे उन्हें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आज पूरे इस डिस्कशन के दौरान हम पॉलिटी सेगमेंट के आए हुए क्वेश्चन पर न केवल ट्रेंड एनालिसिस करेंगे बल्कि जो क्वेश्चन आया हुआ है उनके आंसर को भी यहां पर देखेंगे। अब अगर इस डिस्कशन को मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस बार पॉलिटी सेगमेंट से क्वेश्चन क्या आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, वेटेज क्या है आखिर पॉलिटी सेगमेंट का। तो आपको मालूम है कि जीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से इस बार लगभग 18 प्रश्न वह सीधे पॉलिटी सेगमेंट से आए हुए हैं, राजव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न देखे गए। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए तो 2020 में भी लगभग 19 क्वेश्चन पॉलिटी सेगमेंट से आए हुए थे और इसके पहले के भी अगर पेपर देखे जाएं तो हर वर्ष 15 से 20 क्वेश्चन, 15 to 20 के क्वेश्चन वो पॉलिटी सेगमेंट से आते रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि पॉलिटी सेगमेंट का जो क्रिटिकल रोल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में है वह कितना जरूरी है और इसलिए इस सेगमेंट पे कितना आपको फोकस करना चाहिए या आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने के दौरान पॉलिटी सेगमेंट के बारे में क्या राय बनानी चाहिए, ये बहुत जरूरी आपके लिए समझना है। इस बार के अगर क्वेश्चन को देखा जाए जो पॉलिटी से जुड़े हुए आए हैं तो यहां पर कहा जा सकता है कि उनका डिफिकल्टी लेवल जो है वह सिंपल, मॉडरेट टू हार्ड यहां पर क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इजी क्वेश्चन हैं, आप सभी लोग वहां पर जिन लोगों ने पेपर दिया है वह आसानी से वहां पर उन क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन बहुत इजी रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बहुत टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड से रहे हैं और जहां पर आंसर गेस कर पाना बड़ा मुश्किल रहा होगा। लेकिन यहीं से यह समझना तो जरूरी हो जाता है कि आखिर ये क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं, आखिर क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, इन चीजों को समझना जरूरी हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि आखिर नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, प्रश्न कहां से आते हैं, अगर इस मुद्दे पर हम चर्चा करें तो सबसे पहले जरूरी यह समझना हो जाता है कि क्वेश्चन आखिर पॉलिटी सेगमेंट से जो आ रहे हैं क्या वो केवल संविधान से जुड़े हुए प्रश्न हैं, क्योंकि अमूमन कैंडिडेट तैयारी के दौरान कोई मोटी सी किताब उठा लेते हैं और उनको लगता है कि संविधान से जुड़े हुए प्रश्न ही यहां पर आते हैं और इसलिए संवैधानिक प्रावधानों को याद कर लेने से, रट लेने से कई बार हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो गया इस सेगमेंट से जुड़ा हुआ। लेकिन ये आप लोगों की स्ट्रेटजिक ब्लंडर इसे मैं कहूंगा कि अगर आप पुराने वर्षों के प्रश्न नहीं देखते हैं, जब भी क्लास स्टार्ट होती है मेरा फोकस होता है, आप सभी लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस आपको मालूम होना चाहिए, पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन मालूम है, क्वेश्चन के जो लैंग्वेज है, भाषा है, अगर वो आपको मालूम है तो यकीन मानिए कि आप लोगों के लिए फिर पढ़ाई कर पाना, रणनीति बना पाना बड़ा आसान सा हो जाता है। जब प्रश्नों की ही भाषा मालूम नहीं है तो ऐसे में फिर आप किताब पढ़ते जाते हैं और आपको ये मालूम भी नहीं चलता है कि कौन सी चीजें रेलेवेंट और कौन सी चीजें इररेलेवेंट यहां पर है। अगर यहां पर प्रश्नों की प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा ये क्लास में कहता भी हूं कि जो प्रश्नों की प्रकृति है, 3 बड़े एरिया ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। पहला वो सेगमेंट है जिसे मैं कहता हूं टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
यानी अवधारणाओं पर जो प्रश्न आते हैं, शब्दावलियों से जो जुड़े प्रश्न आते हैं, वह आजकल पॉलिटी सेगमेंट में काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरे वे क्वेश्चन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से आते हैं, यानी संवैधानिक प्रावधानों से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। और तीसरा वो सेगमेंट है जिसे मैं कहता हूं पॉलिटी से जुड़े हुए, यानी राज व्यवस्था से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं। अब अगर एक एक की बात करूं कि यहां पर टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन या कंसेप्चुअल क्लियरिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन ये कहां से किस रूप में आ रहे हैं, तो पहले इनकी हम बात करते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए वहां पर प्रीवियस ईयर में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा कि आखिर स्वतंत्रता का आशय क्या है, व्हाट इज लिबर्टी। वहां पर क्वेश्चन आएगा लिबर्टी और लॉ के बीच का कोरिलेशन क्या है, इस पर जुड़े हुए प्रश्न आपको दिखाई देंगे। आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज इक्वालिटी, समानता क्या है। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि अधिकार क्या है, राइट क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। संसदीय शासन के बारे में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्या जानते हैं। ये टर्मिनोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन है या कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं और ये अपने आप में यहां पर डिसाइड करते हैं कि आपका इस सेगमेंट में परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। संवैधानिक सरकार से जुड़े हुए प्रश्न, इस बार भी आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया। लास्ट ईयर भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया था। स्टेट की डिफिनीशन क्या है, उस पर जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है। लिबरल डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं, उसके फीचर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन इस बार आया हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है। ये सीधे टर्मिनोलॉजी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन है, और यही कारण है कि क्लास में अक्सर इन पर ज्यादा फोकस भी करता हूं। एक तरीका मेरे सामने हमेशा रहता है कि मैं अगर प्रीएम्बल पढ़ा रहा हूं तो मैं सिंपल आपको बता दूं कि सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सॉवरेन का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या है, दो तीन पॉइंट्स में उसको हम समराइज कर दें। लेकिन आपने देखा होगा कि वहां पर मेरी कोशिश रहती है कि इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं को आपको बताया जाए। मैं अगर आपको सोशलिस्ट जो हमारे प्रीएम्बल में वर्ड यूज किया गया उसका मतलब बता रहा हूं, तो कम से कम आपको मालूम होना चाहिए कि यह ओरिजिन ऑफ वर्ड कहां से है, ये शब्द आया कहां से। वहां पर मालूम होना चाहिए कि लिबरलिज्म क्या है, उदारवाद क्या है, और उदारवाद की प्रतिक्रिया में लिबरलिज्म के रिएक्शन में किस तरीके से सोशलिज्म आया। और सोशलिज्म में भी वहां पर हम क्लास में बात भी करते हैं कि एक तरफ गांधीयन जो प्रिंसिपल है, जो सर्वोदयी समाज की बात करता है, वो सोशलिस्ट पैटर्न क्या हमारे यहां पर है। क्या हमारे यहां जो नेहरू जी और अंबेडकर जी फेबियन सोशलिज्म की बात करते हैं, उनका जो ओरिएंटेशन दिखता है वो वहां पर दिखता है, या गांधी जी के जो सर्वोदयी समाज की धारणा थी और मार्क्स का जो साम्यवाद था, उनमें किस तरीके के डिफरेंसेस है, ये मालूम होने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, फ्रांस का जो मॉडल है, अमेरिका का जो मॉडल है, वो उनमें क्या संबंध, क्या अंतर वहां पर है। क्योंकि यहां से अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह केवल शब्दों के अर्थ नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि शब्दों पर आपकी समझ भी पूछ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि वह अवधारणाएं कहां से आई हैं, उन अवधारणाओं का विकास कैसे हुआ है। हम केवल अधिकार पढ़कर यहां पर नहीं रुक सकते, हमें मालूम होना चाहिए कि यह नेचुरल राइट का कंसेप्ट क्या था, यह लीगल राइट का कंसेप्ट क्या था, ये सिविल पॉलिटिकल राइट, सोशियो इकोनॉमिक राइट, कल्चरल राइट, ये अलग अलग राइट, ये ह्यूमन राइट का कंसेप्ट कैसे यहां पर आया हुआ था। लास्ट ईयर आपने देखा होगा क्वेश्चन मानवाधिकार पर पूछा गया था कि मानवाधिकार से जुड़े हुए पहलू वह संविधान के किन किन भागों में, किन किन पार्ट में वहां पर दिखाई देते हैं। यानी अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके अनुसार ही तो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और अगर हम देखें तो कंसेप्चुअल जो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को वहां पर चेक कर रहे हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप उनके तमाम आयामों को पढ़ रहे हैं या नहीं रहे। और ये चीजें इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि केवल आप जो पॉपुलर बुक हैं, रेफरेंस बुक हैं जो मार्केट में, उनके साथ साथ एनसीईआरटी को आप जरूर वहां पर रीड कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो राजनीतिक सिद्धांत का क्लास 11 की एनसीईआरटी है, या संविधान सिद्धांत और व्यवहार जो एनसीईआरटी क्लास 11 की है, ये जो एनसीईआरटी हैं ये बड़े क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। अगर आप क्वेश्चन उठाकर देखेंगे आपको यहां से बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन कई बार हमें यह लगता है कि नहीं, हमारे पास जो है वह कोई एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें सारी चीजें वहां पर हो और फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन हो वो सारी चीजें वहां पर मिले। ये आपकी स्ट्रेटजी में एक बड़ी गलती वहां पर होती है। और अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इस गलती को रियलाइज भी कर सकते हैं कि कहां पर आपको काम करने की जरूरत है। दूसरा जो एरिया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जुड़े हुए क्वेश्चन है, यहां से नो डाउट क्वेश्चन आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट का पावर क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो
राष्ट्रपति का है उसके जो रिलेटेड प्रोविजन है वो क्या है, इम्पीचमेंट का प्रोविजन क्या है, यहाँ पर जुडिशरी के पास क्या क्या पावर हैं, अलग अलग आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, इनमें से कौन डीपीएसपी में है, कौन इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में है। ये क्वेश्चन आते हैं, यहां से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं और इनकी तैयारी वहां पर होनी चाहिए। तो यहां पर हमने कहा है कि यहां पर आपको रेफरेंस बुक या बेयर एक्ट जो संविधान का है वो कम से कम आपको पढ़ना चाहिए। तो यहां से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं आप देख सकते हैं कि हर साल आपको राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। अगर इसी साल की हम बात करें तो आप अभी हम जब क्वेश्चन आपको दिखाएंगे तो आर्टिकल 32 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया हुआ है, आर्टिकल 128 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो इस साल भी आए। इसके पहले आपने देखा होगा आर्टिकल 141 से जुड़ा हुआ, आर्टिकल 142 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो संवैधानिक प्रावधान है निश्चित रूप से वहां से प्रश्न आते हैं और ये भी ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपको अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं तो यहां पर आपका क्लियरिटी होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर, क्योंकि यहां से भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़े टिपिकल आ रहे हैं। कई बार वहां पर वह ट्विस्ट कर देते हैं, कंसेप्ट जो है वहां पर उसमें कोई शब्द जो है गायब कर देते हैं, कोई नई चीज उसमें शामिल कर देते हैं, उसको रॉन्ग स्टेटमेंट के रूप में पेश कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जब हमें यह मालूम है कि यूनियन जो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड है, लेकिन अगर उन्होंने स्टेटमेंट बना दिया कि यह संघ की कार्यपालिकी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित हैं, प्राइम मिनिस्टर में वेस्टेड है, तो कई बार आप वहां पर फ्लो में उस क्वेश्चन को सही मान लेते हैं जबकि वो गलत हो जाता है। इस तरीके से छोटी छोटी एरर वहां पर कराए जाते हैं। उन्होंने पूछ दिया कि फंडामेंटल राइट्स का नेचर सोशियो इकोनॉमिक राइट का है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर क्लियरिटी अगर है आपके पास तो आप वहां पर जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि केवल एक हाउस वहां पर अगर वह सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, या दोनों हाउस अगर नहीं है। तो छोटी छोटी टेक्निकल जो वहां पर फीचर्स होते हैं उनसे जुड़े हुए वो प्रश्न पूछते हैं और अगर वहां पर आपकी क्लियरिटी है तो निश्चित रूप से आप वहां पर जवाब दे पाते हैं, नहीं तो आपको वहां पर भी असुविधा होती है। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है पॉलिटी से जुड़ा हुआ, राजव्यवस्था से, यानी जो संविधान हमारा बना 1950 में, उसके बाद जो राजनीतिक विकास हमारे यहां पर हुए हैं, जो संस्थाओं के अलग अलग विकास हुए हैं, यानी इन सब चीजों को भी हमें देखना होगा कि कौन से प्रधानमंत्री के शासनकाल में किन किन तरीके की घटनाएं घटी। अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जब हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म हुआ तो उस वक्त किसकी गवर्नमेंट थी। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, यहाँ पर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोविजन पूछे जाते हैं। समितियों पर, आयोगों पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार भी आपने देखा होगा प्रशासनिक सुधार आयोग पर प्रश्न आया हुआ है, इसके पहले सरकारिया आयोग पर क्वेश्चन आया हुआ था। इस तरीके के क्वेश्चन यहां पर देखे जा रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का पद पहली बार कब आया, क्या उसके लिए प्रोविजन वहां पर किए गए हैं, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपने लास्ट ईयर देखे होंगे। तो ये सब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये पॉलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, ये राज व्यवस्था से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। तो इन सब की भी जानकारी आपके पास है या नहीं है, इन चीजों के बारे में, या प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन भी यहां पर आ रहे हैं। तो ये तीन एरिया में हम इसको बाइफर्गेट कर सकते हैं जो क्वेश्चन आ रहे हैं। एक शब्दावलियों और अवधारणाओं पर आधारित क्वेश्चन, दूसरा संवैधानिक प्रावधानों पर, और तीसरा राजव्यवस्था पर। अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो वहां पर इन तीनों चीजों को कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी में शामिल करते हैं, कैसे इन पर काम करते हैं। क्लियर है? अब आइए दूसरी चीज यहां पर देखते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हमें जो समझना है वो यह देखना है एरिया ऑफ क्वेश्चन। यानी अगर पॉलिटी सेगमेंट से बात किया जाए तो आखिर वो कौन कौन से एरिया हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जहां हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आपको मालूम होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यह ध्यान रखना होगा कि कहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है, कहां आपको कम फोकस करना है। तो अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया है वह है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान का दर्शन। क्लास में इस टॉपिक पर काफी ज्यादा मैं वेटेज भी देता हूं हर बार, क्योंकि यहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे अधिक देखे जाते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं संविधान के दर्शन की तो मैं बात कर रहा हूं प्रस्तावना की, यानी प्रियम्बल जो हमारा है वो हमारा फिलॉसफी बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं बात करता हूं तब फंडामेंटल राइट की,
हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, निदेशक तत्वों की, और हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर इस बार भी बात करें तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो 2021 में प्रीलिम्स में आप देखेंगे वह इसी सेगमेंट से जुड़े हुए प्रश्न आए। तो इसका वेटेज आप समझिए कि कितना ज्यादा यहां पर वेटेज है। और जब मैं मेंस में बात करूंगा, मेंस के क्वेश्चन के एनालिसिस हम करेंगे, तो वहां पर भी बात करेंगे कि ये एरिया काफी ज्यादा डोमिनेट करता है। दूसरा वो सेगमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है गवर्नमेंट, यानी जो हमारा गवर्नमेंट है, शासन प्रणाली, जहां पर हम बात करेंगे कि आखिर लेजिस्लेचर जो हमारा है, यानी यूनियन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है यानी हमारी कार्यपालिका है, और जुडिशरी, इनके बारे में यहां पर जब बात की जाती है तो ये दूसरा सबसे बड़ा एरिया है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हैं जहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा जो यहां पर अगर एरियाज की बात की जाए तो हमारा जो फेडरल नेचर है, यानी जो हमारा संघीय शासन है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम यहां पर अपने थर्ड लेयर गवर्नमेंट को यानी लोकल बॉडीज को भी शामिल कर लें तो यहां पर यह तीसरा बड़ा एरिया होता है जहां से क्वेश्चन आते हैं। इनके साथ साथ यहां पर अगर हम बात करें तो जो एक और यहां पर बड़ा एरिया है, तो ये एरिया यहां पर देखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी से, यानी संवैधानिक और यहां पर जो वैधानिक प्रावधान हैं उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो यहां पर पूछे जाते हैं। संवैधानिक और वैधानिक आयोगों से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो यहां पर पूछे जाते हैं। इनके साथ साथ इस वक्त जो एक बड़ा एरिया इस वक्त चल रहा है वो यहां पर देखा जा रहा है, जिसे हम पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहते हैं, यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन लगातार बढ़ रहे हैं। और यह क्लियर इंडिकेशन है कि यूपीएससी आपसे क्या चाह रहा है। और इसी के साथ साथ जो इलेक्टोरल सिस्टम है, यानी जो हमारी चुनाव प्रणाली है, इसके बारे में भी यूपीएससी चाहता है कि आप सभी लोगों को अवेयर होना चाहिए, करंट से अपडेट अपने आप को करते रहना चाहिए। और बाकी सेगमेंट को हम मिसलेनियस में रख सकते हैं कि और भी बहुत सी चीजें होती हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिटीजनशिप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यहां पर लैंग्वेजेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यहां पर शेड्यूल से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सारी चीजों को यहां पर रख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया हैं, इनमें सबसे पहले आपको संविधान के दर्शन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ है, शासन प्रणाली है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं आपसे, तो इस वक्त जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और जो इलेक्टोरल सिस्टम हमारा है, वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से क्लियरली वो शो हो रहे हैं, दिख रहे हैं कि वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कहा कि आपका फेडरल गवर्नमेंट या जो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं या जो मिसलेनियस प्रोविजन है, ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा वेटेज है वहां पर हमने कहा फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से देखे जाते हैं। अब अगर इस बार के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके जरिए इन चीजों को समझने की कोशिश की जाए, तो आइए एक एक प्रश्न देखते हैं और यहां पर उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे पास जो बुकलेट है वो बुकलेट ए है और ए सेगमेंट से जुड़े हुए, बुकलेट से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो हम देखने जा रहे हैं। मैं आपको इंग्लिश में जो क्वेश्चन हैं उसको यहां पर शो करता हूं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पर आंसर बताता चलूंगा और उस पर डिस्कस करता चलूंगा। अगर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन यहां पर जो बुकलेट ए में 77 क्वेश्चन है, ये अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर पूछा गया है कि वी अडॉप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी based on the British model, but how does our model differ from that model? हमने संसदीय शासन को ब्रिटेन के मॉडल पर लिया हुआ है, लेकिन वह ब्रिटिश मॉडल से अलग तरीके का है। तो अगर याद होगा क्लास में हम लोगों ने कई बार इस पर बात किया हुआ है कि जब हम गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, तो अमेरिकन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट का मॉडल है और इंडियन गवर्नमेंट मॉडल है, इनमें हम अंतर करते हैं। और वहां पर हम आपको बताते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मॉडल है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां पर अडॉप्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फीचर भारत से थोड़े से डिफरेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर जुडिशियल रिव्यू जैसी अवधारणा वह इफेक्टिवली नहीं दिखाई देती जैसे भारत में दिखाई देती है। और इस वजह से वहां पर पार्लियामेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है,
क्योंकि वहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है, यानी संविधान में संशोधन की कोई अलग प्रक्रिया वहां बताई नहीं गई है। पार्लियामेंट कोई भी कानून ऑर्डिनरी लॉ के तरीके से ही कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर बना सकता है, यानी साधारण कानून ही संविधान में संशोधन का रूप ले लेते हैं या संविधान के रूप में देखे जाते हैं। और यही वजह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में यह बोला जाता है कि वह कोई भी लॉ बना सकता है और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जुडिशरी एग्जामिन नहीं कर सकती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, जैसा भारत में देखा जाता है। इसी आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सिस्टम के बारे में यह कहा जाता है कि वहां पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, संसदीय संप्रभुता की वहां पर धारणा पाई जाती है। तो अगर इस आधार पर देखें तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है, यहां बोला गया है कि एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम आर सॉवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इट इज लिमिटेड। यानी ब्रिटेन की संसद का जो सर्वोच्चता है, संप्रभुता है, वो वहां पर देखा जाता है, लेकिन भारत का जो संसद है उसके ऊपर तमाम सीमाएं हैं। जैसा हमने कहा, जुडिशियल रिव्यू का रिस्ट्रिक्शन है, हमारा एक बड़ा लेंदी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही पार्लियामेंट के ऊपर तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट के ही संदर्भ में देखा जा सकता है। इसलिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहां पर इस स्टेटमेंट को हम बिल्कुल सही कह सकते हैं कि यहां पर यह देखा जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट यहां पर है कि इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहां पर अगर संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी वहां पर एक्शन लिया जाता है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करने का पावर जुडिशरी के पास दिया गया है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करने के पावर को आप जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, यानी न्यायिक समीक्षा कहते हैं, जिसके जरिए संसद और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। और इस संदर्भ में जब भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ऐसे मैटर्स को रेफर करती है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहां पर संवैधानिक पीठ के पास इस तरीके के मामले, इस तरीके के मुद्दे भेजे जाते हैं, यानी इसका आंसर होगा सी। ये पहला जो क्वेश्चन यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका आंसर सी है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है और आयंगर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि क्या आयंगर कमेटी की रिपोर्ट ने यह सजेस्ट किया था कि एक मिनिस्टर या सेक्रेटरी को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए प्रमोट वहाँ पर किया जाएगा। तो ऐसा जो प्रमाण कोई ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है कंस्टिट्यूट किया गया था और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 के रिकमेंडेशन पे, तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के चार्ज में नहीं रखा गया था, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरिएट के, कैबिनेट सचिवालय के अधीन रखा गया था। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट टू प्राइवेसी पर पूछा गया है, लगातार चर्चा में बना रहता है और यह एक ऐसा मुद्दा है, पिछले कई सालों से आप देखेंगे कि यहां से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह इसका आंसर सीधे यहां पर पहले हम बात कर लेते हैं, आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको मालूम होगा कि इस संदर्भ में पुट्टास्वामी केस में सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट भी आया हुआ था, जहां पर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंडर में एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में देखा गया था और निजता के अधिकार पर लगातार चर्चाएं वहां पर देखी जा रही। इसके पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे विवाह का अधिकार, अपनी पसंद के विवाह के अधिकार, वह संविधान के किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, तो वह भी आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह यहां पर यह है कि आर्टिकल 21 वह डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है, यानी गरिमामय जीवन की बात करता है। मेनका गांधी वाद के बाद से यह देखा गया है कि राइट टू लाइफ का जो अर्थ है उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया है। यहां पर जीवन के अधिकार का मतलब केवल फिजिकल एग्जिस्टेंस से नहीं है, यहां पर मीनिंगफुल लाइफ से है। ऐसा लाइफ जो डिग्निफाइड हो, ऐसी परिस्थितियां हो जो डिग्निफाइड लाइफ के लिए जरूरी हो,
और उनमें राइट टू प्राइवेसी भी है, उसमें राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी है, राइट टू हेल्थ भी है। ये तमाम चीजें यहां पर एक इस अम्ब्रेला आर्टिकल में देखने को मिलती हैं और यहां से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इसका भी आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इंडिया में कोई ऐसा लॉ है जो लोकसभा में 3 कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी आप एक साथ क्या 3 कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकते हैं। निश्चित रूप से यहां पर ऐसा प्रावधान किया गया है, 96 में एक रिफॉर्म यहां पर लाया गया और उसके जरिए जो आरपीए एक्ट है यहां पर उसमें एक क्लॉज लाया गया, सेक्शन 33 का क्लॉज सब क्लॉज 7। तो सेक्शन यहां पर 33 सब क्लॉज 7 में आरपीए एक्ट में यह बात की गई है कि 2 से अधिक कंस्टिट्यूएंसी से कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, यानी यह स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ऐसा लॉ ऑलरेडी यहां पर है। दूसरा स्टेटमेंट कि क्या 91 में देवीलाल जी ने 3 जगहों से वो निर्वाचन लड़ा हुआ था, ये ऐसा स्टेटमेंट हमने कहा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेयरेस्ट रेयर हैं, उनमें से एक ये भी क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में कोई क्लियर जो है इंफॉर्मेशन वो अगर आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा या किसी किताब में आपको इस तरीके की चीजें नहीं मिलेंगी। तो यहां पर इसके बारे में पूरी तरीके से अगर हम दावा नहीं कर सकते हैं तो हम एलिमिनेशन थ्योरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम तीसरे स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम यहां पर डिसीजन लेंगे। यहां पर तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-election to the constituencies vacated by him or in the event of him or her winning in all the constituencies। यानी कि अगर आप जो है एक से अधिक कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर आप जो चुनाव किसी एक कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत रहे हैं और दूसरे कंस्टिट्यूएंसी से भी आपने चुनाव जीता और उसको आप वहां पर ड्रॉप करना चाहते हैं, तो अगर इसके लिए जो बाई इलेक्शन वहां पर होगा तो उस बाई इलेक्शन का खर्चा क्या उस पार्टी को उठाना चाहिए जिसका वो कैंडिडेट है। ये यहां पर पहले से ही एक बड़ा मुद्दा चर्चा में चला रहा है। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी आया था। अश्विनी उपाध्याय जी ने एक पीआईएल यहां पर दायर किया हुआ था कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमारे नेशन में ये बात की जाती है बार बार कि वन मैन वन वोट का कंसेप्ट तो है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन वन कंस्टिट्यूएंसी का भी अधिकार होना चाहिए या प्रोविजन होना चाहिए कि आप एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़िए, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो एक से अधिक कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ते हैं और वहां पर जब दोनों जगहों से वो चुनाव जीत जाते हैं तो किसी एक कंस्टिट्यूएंसी के जो अपना कैंडिडेचर है वहां से वो विड्रॉ कर लेते हैं। अब ऐसे में उस कंस्टिट्यूएंसी में फिर से बाई इलेक्शन होता है, बड़ा वहां पर जो है इलेक्टोरल एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट वहां पर बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से ये एक यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2004 में वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि इस तरीके की चीजें यहां पर होनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई ट्रेंड दिख रहा है तो बाई इलेक्शन के जो कास्ट हैं इलेक्शन के वह उस पार्टी के द्वारा बियर किए जाने चाहिए। और यही बात फिर से सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस भी दिया था। हालांकि ये केवल रिकमेंडेशन है, केवल प्रपोजल है, अभी फाइनली इस पर कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, तो इसलिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है और यह स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है। इसका मतलब ही है कि अगर 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है तो तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे ऑप्शन ऐसे नहीं है कि नन ऑफ द एबव के रूप में यहां पर हो, तो हमारे पास ऑप्शन यहां पर केवल बचता है ओनली 2। तो यहां पर इसका आंसर जो होगा वो ओनली 2 होगा, यानी बी इसका आंसर यहां पर रहेगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 82, अगर हम बात करें यहां पर तो ये जुडिशियल कस्टडी और यहां पर पुलिस कस्टडी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन इस बार देखा जा सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो करंट से इंस्पायर्ड है, क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं इस दौरान देखी गई, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट किया गया और वहां पर फिर एक डिबेट स्टार्ट हुआ कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए या पुलिस कस्टडी में रखा जाए, और ये सब हाई प्रोफाइल मैटर्स से मामले थे, इसलिए ये शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। और यही वजह है कि यूपीएससी ने इस तरीके के लीगल टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन पहली बार इस तरीके से पूछने स्टार्ट किए। यानी अब आपको अवेयर
यहां पर होना चाहिए कि आगे से कोई भी लीगल फ्रेज, कोई भी लीगल टर्मिनोलॉजी वहां पर आ रही है तो उसके लिए आप वहां पर मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम बात करें जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के का कंसेप्ट कहां से आया, क्यों यहां पर आया हुआ है, तो असल में कई बार यह देखा जाता है कि हमारे यहां पर जो प्रोसिक्यूशन का काम है और इन्वेस्टिगेशन का काम है इनिशियल लेवल पर वो पुलिस का काम होता है, अरेस्टेशन पुलिस के द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 22 वो ये कहता है, उसका सब क्लास 2 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो विद इन 24 आवर्स जो है उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। उसमें जर्नी के टाइम को एक्सक्लूड करके ये बात बोली गई है और ऐसी ही बात सीआरपीसी के सेक्शन 57 से इसको सपोर्ट किया गया है। ये दोनों मामलों में लागू होता है, जुडिशियल कस्टडी में भी और पुलिस कस्टडी में भी ये मामला लागू होता है कि आपको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होगा। इसके बाद कोर्ट का डिसीजन होता है। कोर्ट इसलिए डिसाइड यहां पर करती है कि अगर पुलिस कस्टडी में अगर जो भी अक्यूज्ड है उसको रखा जाए और उसके थ्रू ये पॉसिबिलिटी बनती है कि पुलिस टॉर्चर कर सकता है, पुलिस वहां पर गलत तरीके से, गलत इंटेंशन के साथ वहां उनसे पूछताछ कर सकता है या जो भी अक्यूज्ड है वह उससे अफेक्टेड हो सकता है, पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अफेक्टेड हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जा सकता है। कई बार पुलिस ये कहती है कि हम इंट्रोगेट करना चाहते हैं इस केस में और ज्यादा जो फैक्ट फिगर एविडेंस है उनको हम कलेक्ट करना चाहते हैं और वो तभी हो पाएगा जब हम एक्यूज्ड के साथ वहां पर जो है वह इंट्रोगेशन करेंगे। तो ये जुडिशरी पर डिपेंड करता है कि वह उसे पुलिस कस्टडी में देता है या जुडिशियल कस्टडी में भेजता है। अगर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो पुलिस हिरासत में नहीं रखा जाता है, पुलिस के हवालात में नहीं रखा जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है और वहां पर जेल में नियम ये रहता है कि अगर पुलिस जो है वह फर्दर कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी डिस्कशन करना चाहती है अक्यूज से, उसे कोर्ट से परमिशन लेना होगा। अगर पुलिस कस्टडी में अक्यूज रहता तो पुलिस कस्टडी में उसे परमिशन नहीं लेना होता, वो आसानी से वहां पर इंट्रोगेशन कर सकते थे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस यहां पर दिखाई देता है। अमूमन बहुत से अक्यूज वहां पर डिमांड करते हैं कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए और पुलिस की तरफ से डिमांड होती है कि पुलिस कस्टडी में उन्हें रखने का मौका दिया जाए। अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो यहां पर बोला गया है, पहला स्टेटमेंट, कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि जो कोई भी यहां पर अभियुक्त है वह मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को जो है वह पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, जेल में नहीं। तो ये तो अपने आप यहां पर स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी का मतलब ही है कि पुलिस हवालात में नहीं रखा जाता है बल्कि कहां रखा जाता है, जेल में। तो यह स्टेटमेंट यहां पर क्या है, रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंट्रोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ये बिल्कुल सही है कि बिना कोर्ट के परमिशन के वहां पर उनसे कोई भी इंट्रोगेशन नहीं हो सकता है। तो यानी सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है, आंसर यहां पर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर, वह क्वेश्चन आया हुआ है पैरोल पर। पैरोल का कंसेप्ट क्या है पहले इसको समझे, और यह भी हमने कहा कि लगातार चर्चा में बना हुआ है। कहा जाता है कि हमारे यहां जेलों में 2/3 ऐसे लोग एक्यूज्ड वहां पर बंद हैं, अंडर ट्रायल वहां पर प्रिजनर हैं, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, यानी वहां कन्विक्टेड नहीं है लेकिन वो बेल नहीं ले पा रहे हैं, पैरोल नहीं ले पा रहे हैं, जेल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जबकि हमारे यहां पर बहुत से इन्फ्लुएंशियल जो लोग होते हैं वो लोग आसानी से पैरोल पर बाहर आ जाते हैं। ऐसा एक डिबेट वहां पर चलता रहता है। असल में पैरोल का जो कंसेप्ट आया था वो इसलिए आया था कि अगर कोई प्रिजनर वह अपना कमिटमेंट शो करता है, गुड बिहेवियर, गुड कंडक्ट वो शो करता है, तो ये माना जाता है कि उसे जेल के बाहर वहां पर भेजा जा सकता है, यानी वहां पर जो है उसे रिलीज किया जा सकता है। और इसका पर्पस ये होता है कि वहां पर वह अपने को इंप्रूव कर सके, अपने में रिफॉर्म कर सके। यानी यह जो रिफॉर्मेटिव जस्टिस का कंसेप्ट है या उससे जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है पैरोल का जो कंसेप्ट यहां पर है। तो इससे जुड़ा हुआ यह प्रश्न आया है। अब एक चीज और समझिएगा कि प्रिजन जो है वह स्टेट का मामला होता है। अलग अलग स्टेट में प्रिजन से रिलेटेड यानी इन सब मामलों से जुड़े हुए नियम कायदे अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर बोला गया है कि व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट। अब यहां पर यह समझिएगा कि क्या ऐसा है
कि पैरोल के लिए अगर किसी ने वहां पर वह अपने आप को जो है मांग की है पैरोल की, तो क्या उसे डिनाइड नहीं किया जा सकता है अगर उसने जो है वहां पर अपने केस को सही तरीके से रखा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैरोल के लिए भी कुछ क्राइटेरिया और कुछ कंडीशन है। यहां पर यह निर्णय यहां पर वह व्यक्ति के फेवर में बाइंडिंग हो ऐसा नहीं है, यानी पैरोल दिया भी जा सकता है और पैरोल नहीं भी दिया जा सकता है, भले ही आपने वहां पर सफिशिएंट अपना केस एस्टेब्लिश किया हो, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रोल, और ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी यहां पर भी जो आपका आंसर है वह 2 ओनली यहां पर आता है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम कह सकते हैं टिपिकल क्वेश्चन यहां पर थे। टिपिकल इस सेंस में केवल क्योंकि यहां पर अमूमन पॉलिटी की तैयारी या कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी के दौरान इन चीजों को अवॉइड किया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन इतने भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपसे चाहता है कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन के लिए जो जानकारी होनी चाहिए, एफआईआर क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी क्या है, पुलिस कस्टडी क्या है, पैरोल क्या है, ये एक अवेयर, एक जागरूक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए ऐसे प्रश्नों को लेकर अगर हम ये सोचें कि कहां से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, आउट ऑफ बॉक्स यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर ये हमारे ही लिमिटेशन को शो कर रहा है, क्योंकि यूपीएससी तो ये मान के चल रहा है कि आप इतने तो अवेयर होंगे कि ये सारी चीजें आपको मालूम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है, एट द national level which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006? ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप आराम से जवाब दे सकते हैं। यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यह नोडल एजेंसी, यहां पर आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब यहां पर अगर पूछा जाए कि यह क्वेश्चन आया क्यों था, यह भी मालूम होना चाहिए। हाल फिलहाल इस तरीके से चर्चाएं चली हैं। चर्चा जब भी चलेगी तो वहां से हमने कहा करंट से भी कई बार इंस्पायर्ड क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। एक यहां पर डिबेट चल रहा था और डिबेट ये देखा जा रहा था कि अभी जो है वह गवर्नमेंट ने इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि ये एक्ट बहुत प्रभावी रूप में इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, तो यहां पर स्टेट को जो कम्युनिकेट किया गया, जो गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, तो अभी तक तो यही जाना जाता था कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यहां पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। लेकिन इस बार यह देखा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है उसके द्वारा भी वहां एक ज्वाइंट कम्युनिकेशन किया गया था। तो एक कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हुआ। बहुत से ट्राइबल जो एक्टिविस्ट हैं उनका यह मानना था कि एक बैकडोर तरीके से कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट को जो है इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है और ट्राइबल राइट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के कारण से वहां पर डाइल्यूट न हो जाए। तो एक डिबेट चला था और इस डिबेट से जुड़ा हुआ यह प्रश्न था, सीधा प्रश्न था कि यह किस नोडल मिनिस्ट्री के अधीन, कौन सी मिनिस्ट्री इसकी नोडल एजेंसी के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? यहां पर यह सिंपल क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज की समझ आपके पास होनी चाहिए। प्रश्न सीधा सा है कि आखिर वह कौन सा आर्टिकल है जो यहां पर विधायिका या जो हमारा यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां पर कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको अनियंत्रित, अनगाइडेड, अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशन जो वहां पर देता है कि ये जो है भारत में किसी भी ऐसे लॉ का वायलेशन न करें, यानी कार्यपालिका जो है, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, वह किसी कानून का उल्लंघन न कर पाएं, इसके लिए उनको अनगाइडेड या अनकंट्रोल्ड वहां पर जो है राइट जो मिलता है उसको रोकने का काम कौन करता है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 यह एडमिनिस्ट्रेशन और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, पब्लिक अथॉरिटी हैं, उनको कंट्रोल करता है, उनको चेक करता है कि वो उनके पास अनगाइडेड, अनकंट्रोल्ड पावर ना आ जाए कि किसी भी लॉ के द्वारा वह फंडामेंटल राइट्स को वहां पर डाइल्यूट करें। आर्टिकल 13 भी आप यहां पर पढ़े होंगे कि अनुच्छेद 13 में कहा जाता है कि कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी नोटिफिकेशन के जरिए वह
फंडामेंटल राइट्स को जो है डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर आर्टिकल 32 यह प्रोविजन देता है कि प्रशासनिक अधिकारी या लोक अधिकारी जो हैं उनको उनके अनियंत्रित या अनिर्देशित अधिकारों को वहां रोकने का काम वह आर्टिकल 32 के तहत किया जाता है। तो यहां पर आंसर, ये इजी क्वेश्चन है, जिसको भी अगर इस कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी प्रोविजन की, यहां किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन यहां पर इजी क्वेश्चन के रूप में देखे जा सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहां पर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर, यानी संघीय शासन की मूल पहचान क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें यहां पर, तो आपको यहां पर क्लास में काफी डिटेल में बताया गया है कि आखिर फेडरल फीचर्स क्या होते हैं। हमने आपको बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट का बेसिक जो कंसेप्ट था वो यूएसए से स्टार्ट हुआ था अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में जब वह फेडरेशन का कंसेप्ट आ रहा था कन्फेडरेशन के रूप में, तो वह स्टेट के बीच एग्रीमेंट के रूप में था, यानी वहां राज्यों के बीच एक समझौता हुआ था और वहां से एक कंसेप्ट आया कि यह 2 लेयर गवर्नमेंट होगी, यानी जिसे हम कहते हैं मल्टी लेयर गवर्नमेंट, बहुस्तरीय सरकार, यानी एक सेंट्रल के लेवल पर और एक जो उसके यूनिट्स हैं उनके स्तर पर। तो केंद्र और इकाइयों के बीच में यह सरकार यहां पर देखी जाती है और उनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर किया जाता है। जब हम बात करते हैं इसके एसेंशियल फीचर पर, तो एसेंशियल फीचर क्या है यहां पर, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर केंद्र और राज्य के बीच में यहां पर जो है बंटवारा किया जा रहा है, तो यहां पहला नियम काम करता है डिवीजन ऑफ पावर। पहला फर्स्ट फॉर्मूला है कि एक डिवीजन ऑफ पावर देखा जाएगा बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड यूनिट्स, जो सेंटर एंड यूनिट्स हैं उनके बीच में यहां पर डिवीजन ऑफ पावर देखा जाएगा। लेकिन ये डिवीजन ऑफ पावर अगर यहां पर रिटन ना हो तो इसका आर्बिट्रेरी जो इंटरप्रिटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। इसलिए दूसरा एसेंशियल फीचर है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर होना चाहिए, और अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर है तो प्रॉब्लम ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उनका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा। अगर कल को एक डिस्प्यूट वहां आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिट्स के बीच में कि इस आर्टिकल के तहत इनके पास पावर है या उनके पास पावर है, इसका इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, तो वहां पर बोला जाता है एक जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी वहां पर चाहिए। यह एसेंशियल, तीसरा एसेंशियल फीचर है, क्योंकि अगर वह इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी, अगर वह यूनियन गवर्नमेंट की होगी, अगर वह स्टेट गवर्नमेंट की होगी, किसी की तरफ इंक्लाइंड होगी, तो फिर ऐसे में फेडरल जो स्ट्रक्चर है वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए यूनियन जो यहां पर फेडरल गवर्नमेंट का एसेंशियल फीचर है उसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। चौथा हमने कहा था कि चूंकि यह यूएस से स्टार्ट हुआ था तो एक और फीचर यहां पर देखा जाता है जिसे डुअल सिस्टम कहते हैं, यानी सेंटर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर की जुडिशरी अपनी है, यूनिट की अपनी जुडिशरी है, सेंटर का अपना सिटीजनशिप है, यूनिट का अपना सिटीजनशिप है। ये कुछ फीचर वहां पर देखे जाते हैं जो माने जाते हैं। एक और फीचर है जो इतना इसेंशियल नहीं है, लेकिन वो भी फीचर देखा जाता है, जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती हैं वहां पर जो यूनियन का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर होता है वह बाइकैमरल होता है, जिसमें अपर हाउस वह स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी वहां पर देखा जाता है। तो अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, यहां इंडियन फेडरेशन की बात करें, तो हमारा फीचर क्या है, क्यों हम फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरेशन हमारे यहां पर जो है या फेडरलिज्म किस रूप में देखा जाता है। तो पहला डिवीजन ऑफ पावर पाया जाता है, 7th शेड्यूल के तहत डिवीजन ऑफ पावर किया गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहां पर पाई जाती है। बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहां पर पाई जाती है, यह देखा जाता है। इसके साथ साथ चूंकि हमारा जो फेडरलिज्म का मॉडल है वह क्वासी फेडरल देखा जाता है, कुछ यूनिटरी फीचर भी हैं यहां पर, डबल सिस्टम के बजाय सिंगल सिस्टम यहां पर देखे जाते हैं। तो ये तो बेसिक जो फीचर है उनके आधार पर। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यूपीएससी आपसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की डिमांड करता है। जरूरी नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन हैं उसमें केवल एक ऑप्शन सही हो सकता है कि 2 से 3 स्टेटमेंट सही हो या 2 से 3 ऑप्शन सही हो और आपको एक ही ऑप्शन पिक करना हो। तो ऐसे में आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको वहां पर आपको वहां ऑप्शन को चुनना है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या है, पहला द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड, यह सबसे मोस्ट एसेंशियल फीचर है हमने कहा, तो यहां पर तो ऑप्शन यहीं पे सही हो जाता है, यानी इसका आंसर ए होगा। लेकिन और ऑप्शन को देखें तो दूसरा ऑप्शन है द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स,
तो जो यूनियन लेजिस्लेचर होता है, जो संघ का वहां पर देखा जाता है विधायिका, वहां पर जो यूनिट्स होती हैं, इकाइयां होती हैं, उनकी तरफ से भी जो है यहां पर लोग वहां पर चुने हुए लोग यहां पर देखे जाते हैं। तो ये भी यहां पर बोला जाता है, जो दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर फीचर माना जाता है। तीसरा है यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज। क्या जो संघ की सरकार होती है उसमें जरूरी है कि रीजनल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर हो? ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और चौथा, द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, ये तो वहां पर जरूरी यहां पर है ही नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट हो या यूनिटरी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो। तो ये कोई यहां पर जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, सुटेबल कैंडिडेट यहां पर स्टेटमेंट नहीं है। अब यहां पर अगर इन दोनों स्टेटमेंट की बात करें तो जैसे हमने कहा संघ की विधायिका जो है उसमें संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। हमारे यहां राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, यूनिट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट की तरफ से होते हैं, लेकिन ये नॉन एसेंशियल फीचर है, यह मोस्ट क्रिटिकल फीचर यहां पर गवर्नमेंट का नहीं है। और इसलिए अगर इन दोनों में आंसर यहां पर लिया जाए तो ऑप्शन ए यहां पर आंसर सही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करी जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट। ये मोस्ट इजी क्वेश्चन है, पहले दिन की क्लास में ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि आखिर राज्य क्या है, राष्ट्र क्या है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, ये सारी चीजें, संवैधानिक सरकार क्या है, ये पहले दिन की क्लासेस में ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं। तो यहां पर स्टेट को डिफाइन किया जाता है, तो हमने आपको बताया था 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी एक तो वहां पॉपुलेशन होना चाहिए, एक उनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक सर्टेन टेरिटरी होनी चाहिए और वह सॉवरेन होनी चाहिए। पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल इसी चीज को यहां पे रिफ्लेक्ट करता है। अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस, यानी एक पॉपुलेशन है वहां पर, परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, एक डेफिनेट टेरिटरी दूसरा यहां पर एलिमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी यहां पर जो है सॉवरेंटी भी है, एंड पोसेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और एक गवर्नमेंट भी है। थोड़ा इन्होंने लैंग्वेज को चेंज किया है, अगर इसको सही तरीके से पढ़ा जाता तो ये आंसर बिल्कुल यहां पर सही होगा। तो यहां पर बाकी जितने भी आप ऑप्शन देखेंगे, जैसे यहां पर बोला गया कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोसेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स, ये सारी चीजें यहां पर जो हैं जरूरी नहीं, मतलब कि सॉवरेंटी जो है वह इसेंशियल फीचर है स्टेट शब्द का। राज्य अगर आया तो सॉवरेंटी वहां दिखनी चाहिए, और सॉवरेंटी क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल यहां पर। इसी तरीके से ये तीसरा ऑप्शन भी है, नंबर ऑफ पर्संस हु हैव बीन लिविंग इन डिफरेंट टेरिटरी फॉर अ लॉन्ग टाइम विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट, ये यहां पर सॉवरेंटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहां भी देखें तो यहां पर भी सॉवरेंटी को ये लेकर नहीं आ रहे हैं, तो यानी तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए, क्योंकि इनमें सॉवरेंटी के बारे में बात ही नहीं की गई है। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर इंडियन जुडिशरी से क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, एनी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, ये क्लास में डिस्कस किया जाता है। आर्टिकल 128 में ये सारी चीजें बताई गई हैं और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी रिटायर्ड जज को वह सर्वोच्च न्यायालय में बैठने के लिए, कार्य करने के लिए वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर सही है। दूसरा, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। हम लोग पढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पास यह अधिकार आर्टिकल 137 में है। अनुच्छेद 137 की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, और अपने जजमेंट को रिव्यू करने के बाद भी एक और रिव्यू पिटीशन के बाद भी एक पिटीशन आता है जिसे क्यूरेटिव पिटीशन यानी उपचारात्मक याचिका कहते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हाई कोर्ट के संबंध में भी इसी तरीके का कोई आर्टिकल है? यह एक बड़ा डिस्प्यूटेड यहां पर क्वेश्चन था, लेकिन अभी केरला हाई कोर्ट ने इस चीज को क्लियर कर दिया है। यह इस साल का एक करंट का मुद्दा रहा है। केरला हाई कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि जो आर्टिकल 215 है, यानी जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में रिकॉग्नाइज करती है हाई कोर्ट को, यह अपने आप में हाई कोर्ट को यह पावरफुल बनाती है, इनेबल करती है कि वे अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। यानी हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वह भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक वैसे ही जैसे वहां पर सुप्रीम कोर्ट। तो यह करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चन यहां पर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या है? सही है। इसका आंसर होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है। बोला गया है देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारे यहां केवल एक नागरिकता, केवल एक अधिवास की बात यहां पर की जाती है। डबल सिटीजनशिप भारत में नहीं देखा जाता है। यूनिटरी जो ये फीचर के रूप में ये देखा जाता है कि ब्रिटेन से हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट यहां पर लिया है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखने की बात है। दूसरा, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। क्या राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्रपति वह वही व्यक्ति होगा जो यहां जन्म लेगा? तो हमारे यहां ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। क्लास में कई बार इस पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है, कई लोगों ने इस पर पूछा भी है। ये असल में डिबेट आया हुआ था 2004 के इलेक्शन के बाद, जब सोनिया गांधी जी वह प्राइम मिनिस्टर के रूप में सबसे मजबूत दावेदार वहां पर थी और वहां एक विरोध चल रहा था अपोजिशन पार्टी के द्वारा कि चूंकि यहां पर उनका ओरिजिन नहीं है, यहां की वो सिटीजन बाय बर्थ सिटीजन नहीं है, इसलिए इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड करने का मौका उनको न दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में ये यहां पर क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन हमारे यहां नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है, क्या उसे वंचित नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। टर्मिनेट किया जा सकता है, डिप्राइव किया जा सकता है, वह खुद रिनाउंस कर सकता है। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यानी इसका पहला स्टेटमेंट सही है, यानी इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy। लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी को सबसे बेहतर तरीके से सेफगार्ड वह किस फीचर के द्वारा किया जाता है? कमिटेड जुडिशरी, या वहां पर जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है, या इलेक्टेड गवर्नमेंट, या सेपरेशन ऑफ पावर। यह भी पहली ही क्लास में हमने चर्चा किया हुआ था। जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम बताते हैं तो हम बताते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने असल में यह सिद्धांत ही इसीलिए दिया हुआ था सेपरेशन ऑफ पावर का, कि जिससे नागरिकों की सिविल लिबर्टी को वहां पर प्रोटेक्ट किया जाए। और यह इस मूल थ्योरी पर है कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। यानी कि अगर शक्ति है तो वह भ्रष्ट करती है, और पूर्ण शक्ति है तो पूर्णतः भ्रष्ट करती है। इस चीज को रोकने के लिए जरूरी है कि सेपरेशन ऑफ पावर हो और वहां पर लोगों की स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी जो है प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसका आंसर होगा डी। लेकिन एक चीज और यहां पर क्लेरिफाई करना जरूरी है कि ये जो लिबरल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, बेसिकली यहां पर दो थिंकर का बड़ा रोल यहां पर आता है। एक जॉन लॉक का और एक यहां पर आता है मॉन्टेस्क्यू का। जॉन लॉक ने यहां पर लिबरल डेमोक्रेसी को जब देखा था तो संविधानवाद और संवैधानिक सरकार के अवधारणा में देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के रूप में देखा था। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बेसिक पहचान है कि जहां पर लिमिटेड गवर्नमेंट यानी सीमित सरकार होती है, और लिमिटेड गवर्नमेंट के साथ साथ जहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। तो यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन यहां पर आंसर इसका क्या होगा? सी या डी होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। इस क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए। तो ये क्लियर यहां पर समझना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन यहां पर है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। अगर संपत्ति का केंद्रीकरण होगा तो कौन इसे रोकेगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह सीधे ही वहां पर कहा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर आर्टिकल 39 हम देखें तो 39 में ही ये सारी चीजें यहां पर कही गई हैं, संपत्ति के केंद्रीकरण पर रोक। तो इस पर ज्यादा हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी का पोजीशन क्या है इंडिया में? इस पर भी क्लास में वहां पर बात हुई है कि पहले यह फंडामेंटल राइट का पार्ट हुआ करता था, अब आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट के रूप में इसे देखा जाता है। तो पहली चीज यह लीगल राइट है। दूसरा, यहां पर यह किसको दिया गया है? यह सभी व्यक्तियों को दिया गया है, फॉर एनी पर्सन। यहां पे हो सकता है कि आप कंफ्यूज हुए होंगे और इसकी पूरी चांसेस यहां पर थी, लेकिन आप खुद थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। जब भी हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट में कौन कौन से ऐसे राइट हैं जो सिटीजन पर जो है लागू होते हैं, केवल और केवल एक्सक्लूसिवली जो सिटीजन पर लागू होते हैं, तो हमने यहां बात किया था आर्टिकल 15 है, 16 है, 29 है, 30 है, 19 है, इस तरीके से हमने बात किया था। और उस दौरान हम बताते थे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में है उसके क्या प्रोविजन है, फिर कैसे 31A आया, B आया, C आया। तो ये जो कंसेप्ट यहां पर है ये बड़ा क्लियर सा होना चाहिए कि यहां सिटीजन नहीं, यह पर्सन को दिया गया है, यानी 92 का आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 Jan
1950 क्या था, प्रियम्बल का जो बेसिक वर्ड था। और हमने कहा आपसे, आप देखिए ये सारे क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। ये जहां पर था तो वहां पर हमने कहा कि हमारे यहाँ सोशलिस्ट और जो सेकुलर वर्ड है वो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। इसलिए अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो हम वहां पर सॉवरेन थे, हम वहां पर डेमोक्रेट थे और हम वहां पर रिपब्लिक थे। यहां पर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ये नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि सॉवरेन नहीं वर्ड यूज है, यहां सेकुलर वर्ड यूज है इसलिए गलत है, यहां पर सोशलिस्ट वर्ड है, सेकुलर वर्ड है इसलिए गलत है। तो यानी यहां का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं, संवैधानिक सरकार से। हमने पहले ही बताया कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट है। और लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, अब देखिए ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे, 100% यहां कंफ्यूज हुए होंगे। पहला ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर। कोई मतलब ही नहीं है यहां पर कि एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और फेडरल स्ट्रक्चर हो, नहीं, जितने भी गवर्नमेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हैं अगर वो लिमिटेड गवर्नमेंट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स। बिल्कुल नहीं, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि वहां पर नॉमिनल पावर। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कि जहां पर उसके पास आर्बिट्रेरी पावर नहीं है, जहां सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो, जहां पर कानून की सर्वोच्चता हो, यानी जो संविधान के दायरे में वहां पर काम करे, रूल ऑफ इंडिविजुअल ना होकर रूल ऑफ लॉ हो। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, ये भी यहां पर स्टेटमेंट नहीं सही है। चौथा स्टेटमेंट सही है, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर अगला जो लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी से आया हुआ था, भारत रत्न पर क्वेश्चन आया था, बहुत से लोग इसको गलत किए होंगे तो उसको आप पहले समझ लीजिए। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत रत्न और पद्मा अवार्ड एक टाइटल है आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में, ऐसा है? ये तो बिल्कुल वायलेट करता है। आर्टिकल 18(1) में जो है यहां पर यह टाइटल की बात की ही नहीं गई, वहां तो टाइटल को एबॉलिश करने की बात की गई है। और दूसरा, टाइटल को एबॉलिश करने के साथ साथ दो एक्सेप्शन दिए गए, एकेडमिक जो वहां पर है और मिलिट्री, दो क्षेत्रों में टाइटल यहां पर दिए जा सकते हैं, बाकी जगहों पर नहीं दिए जा सकते। रही बात भारत रत्न या पद्मा अवार्ड की, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, उन्होंने कहा टाइटल और अवार्ड में अंतर होता है। यानी यहां पर जो है टाइटल का मतलब होता है कि जो वहां पर एक प्रिविलेज कंडीशन लेकर आता है, जो वहां पर सोसाइटी में डिवीजन करने के लिए आता है। और जब हम अवार्ड की बात करते हैं तो अवार्ड का सोशल रिकॉग्निशन है कि आपका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन क्या है। तो भारत रत्न और पद्मा अवार्ड ये टाइटल नहीं है बल्कि ये क्या है, अवार्ड है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, पद्मा अवार्ड विच वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वेयर सस्पेंडेड ओनली वंस। यहां पर भी आप गलत कर सकते हैं क्योंकि आपको यह लगेगा कि इसको तो जनता पार्टी सरकार ने एक बार एबॉलिश किया था, उसके बाद तो एबॉलिश नहीं हुआ था। एबॉलिश करने की बात नहीं चल रही है, सस्पेंड करने की बात चल रही है। कई साल ऐसे देखे गए कि जहां पर किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया। तो ये कई ऐसे अवसर आए हैं, ओकेजन आए हैं, केवल एक नहीं आए। तो ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। क्या यहां पर जो है यह 5 तक यह सीमित किया गया? यह स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि यह संख्या है 3 जो है एक साल में भारत रत्न दिया जा सकता है, यानी यह स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इनमें से कौन नहीं सही है, नॉट करेक्ट यहां पर पूछा गया, करेक्ट नहीं पूछा गया है। अगर करेक्ट यहां पर पूछा गया होता तब तो फिर कोई भी सही नहीं है। नॉट करेक्ट मतलब तीनों सही नहीं है, यानी 1, 2 एंड 3, यानी इसका आंसर होगा डी। तो होपफुली अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें एक्यूरेसी रहे, कहीं कोई दिक्कत न रहे और आप लोग इसको समझ सकें कि आखिर आपको अपनी पॉलिटी सेगमेंट की तैयारी कैसे करनी है। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं अपने अगले पड़ाव के लिए, अगले एग्जाम के लिए। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, मुझसे जो भी मदद संभव हो पाएगी, जिस तरीके से किया जाता है वो किया जाएगा। आपके आंसर राइटिंग से लेकर आपके अप्रोच तक हर एक मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ जो है जिन लोगों को नेक्स्ट ईयर देना है उनको भी वेल विशेस हैं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी वहां पर जरूर, वहां पर आप लोग मिलिएगा, बात करिएगा। थैंक यू।